नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज आपको एक ऐसी विभूति, ऐसी शख्सियत से हम मिला रहे हैं जिनका जन्म उज्जैन के महिदपुर कस्बे में हुआ था। बीएससी की पढ़ाई करने के उपरांत बीएड किया, अध्यापन कार्य आरंभ किया और उसके बाद आप चित्रकला में एमए किया। कहते हैं जो कलाकार होता है वो जन्म से ही कलाकार होता है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है केवल वही कलाकार बन सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को कलाकार नहीं बना सकते, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर लें। तो जो ईश्वर ने जिस लिए रचना की है, जिसके लिए धरती पर भेजा है, वो अगर उस कार्य को करने लगे तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो आप 1990 में भोपाल आना हुआ और यहाँ की प्रमुख अखबारें में जो मुख्य अखबारें थी उनमें आपने कार्टून के रूप में अपना जो कहना था वो देना शुरू किया। तो मैं कैलाश तिवारी जी आपका पहले स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल रतनलाल वैद में। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये यात्रा आपकी आरंभ हुई बीएससी मैथमेटिक्स के बाद, फिर आपने, क्योंकि आपके अंदर एक चित्रकार था, कलाकार था, तो आपने इसलिए एमए किया और उसमें से फिर कार्टून ही क्यों चुना आपने, इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं आपका नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत है। मेरा जन्म महिदपुर का हुआ है जी, और बीएससी मैंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में किया, फिर बीएड किया। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एमएससी करना था। सभी मित्रों का भी मुझे यही सुझाव था कि आपको एमएससी करना चाहिए। जी जी। लेकिन मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसमें देश को अपनी बात कह सकूं, देश की बात, जनता की बात सबके सामने रख सकूं। तो मैंने कार्टून विधा को चुना था और वहाँ का एक उज्जैन का अखबार निकलता है, दैनिक अवंतिका जी, उसमें मैं प्रतिदिन एक कार्टून प्रकाशित करता था। ठीक है जी। तो कार्टून प्रकाशित करते करते हजारों पाठकों से जब मेरा संपर्क हुआ तो मैंने ये विचार किया कि रेखाओं में बल होना चाहिए। तो बीएड करने के बाद में फिर मैंने माधव कॉलेज में एडमिशन लिया चित्रकला में, और ड्राइंग पेंटिंग में एमए कर लिया। और इसी बीच में एक और नाम ध्यान में आ रहा है, सत्यनारायण मौर्य जी, हम दोनों क्लास पार्ट ही रहे हैं। क्या बात है जी। तो वो फाइनल में था और मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था एडमिशन। जो गीत के साथ हाँ, चित्रकला बनाते हैं, भारत माता के चित्र बनाते हैं। अभिन्न मित्र हैं वो मेरे। जी जी। और हम चूंकि साथ में ही रहे, हालांकि सत्यनारायण जी की आयु मुझसे कम है जी, लेकिन चूंकि साथ में पढ़े तो हम सहपाठी हैं। अरे वाह। तो इसमें मेरा चित्रकला में एमए करने का एक ही विचार था कि जब तक मेरी सांस चलती रहे जी, तब तक मैं क्रियाशील रहूं और कार्य करता रहूं। तो इस माध्यम से मैंने चित्रकला को चुना और इसको एमए, मेरी जब पढ़ाई पूरी हुई तो मैं भोपाल आ गया योगवश। यहाँ आने के बाद में पेंटिंग वगैरह प्रारंभ की जी, फिर कार्टून बनाए, सारे अखबारों में छपा। लेकिन इतना कम पैसा देते थे तो मुझे लगा कि मुझे एक दिन खुद सड़क पे कार्टून बन के इस तरह से खड़े रहना पड़ेगा। अरे वाह। तो मैंने वो बंद करा, लेकिन अपने अंदर का जो भाव था प्रकट करने का कार्टून का, उसे मैंने जीवित रखा। और फिर मैंने बड़ी बड़ी सीरीज यहाँ पे पेंटिंग की प्रारंभ की जी, और जो सारी राष्ट्रवाद से संबंधित थी। बहुत बढ़िया। इसी बीच में पेंटिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया है और मेरी पेंटिंग 30-40 हज़ार रुपये में बिकने भी लगी। लेकिन मैं ये सोचने लगा कि मैं ये पेंटिंग बना के एक धनिक व्यक्ति के विलास में वृद्धि कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरी भारत माता का रंग बदरंग हो रहा है। मुझे रंग उसमें भरना चाहिए। यदि मैं एक छींटा भी कलर का भारत माता में लगा सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और ये समझूंगा कि भारत माता के चरणों में मैंने एक फूल अर्पित किया। क्या बात है। लेकिन ये करते करते प्रदर्शनियां भी खूब लगी और अपनी बात कार्टून के माध्यम से कहना। कार्टून एक ऐसा सशक्त माध्यम है जी, ये सिर्फ हास्य के लिए नहीं है। मतलब ये समाज के सामने
आगे चलती हुई एक मशाल है जो उसे मार्ग दिखाती है। बहुत बढ़िया। 10,000 शब्द पढ़ने का समय किसी को नहीं है, वही बात आप कार्टून के माध्यम से, चंद्र रेखाओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। जी। और ईश्वर की कृपा और आप सब जैसे मित्र मुझे मिले, बहुत बढ़िया। उनकी शुभकामनाओं से कुछ इसमें सफलता भी हुई। जी। इसी बात को लेके फिर 2007 में, मई 2007 में भारत भवन ने एक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की जिसका नाम था द फेस ऑफ टेरर। भारत भवन के इतिहास में पहली बार वो प्रदर्शनी लगी जो संगीनों के साये में लगी। क्या बात है। आज तक जब से भारत भवन की स्थापना हुई, वही आपके बारे में कहा जाता है कि आप अक्सर विवादों में रहते हैं, क्योंकि जब सच्ची बात कोई करता है वो सरकार विरोधी भी होती है और आप विवादों में आ जाते हैं उस वजह से। तो ये प्रदर्शनी भी बहुत विवाद में रही, इसके बारे में बताइए। ये प्रदर्शनी का सर्वप्रथम तो जब उद्घाटन होना था उसके एक दिन पहले ही अपलोडिंग करने में वहाँ पे फोटोग्राफर्स वगैरह ने उसको लेके अखबारों में हाईलाइट कर दिया। इन लोगों को मेडल मिला और इन्होंने उसका खूब मजाक उड़ाया कि ऐसी प्रदर्शनी लग रही है और ये है, और यहाँ पे अब संघ के लोग आ गए हैं तो वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने मिथ्या आरोप मेरे ऊपर लगाया। अब जब वो प्रदर्शनी एक दिन प्रारंभ हो गई तो जितने भी वामपंथी मित्र थे और ये कांग्रेसी और तथाकथित हमारे देश विरोधी लोग, इन्होंने उस प्रदर्शनी का भयंकर विरोध किया, भारत भवन में तोड़फोड़ की जी। और वो प्रदर्शनी वहाँ के प्रशासन को अंततः उनके दबाव के आगे झुककर बंद करना पड़ी। जब ये बात समाज को पहुँची, जो समाज के और भी जागरूक लोग हैं उनको ये ठीक नहीं लगा, तो यहाँ के जो राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं जी, उन सब ने मेरे समर्थन में आए और वो प्रदर्शनी पुनः प्रारंभ हुई। और जब प्रदर्शनी प्रारंभ हुई तो संगीनों के साये में प्रदर्शनी थी। भारत भवन पूरा छावनी बन गया था, वहाँ कैमरे वगैरह लग गए। फिर इसके बाद में उस समय श्री बलराम जी जाखड़ यहाँ के राज्यपाल थे, तो जो विरोधी लोग थे ये उन्होंने वहाँ जाकर मेरी शिकायत की कि इस प्रकार से एक प्रदर्शनी बनाई है जो सांप्रदायिक दंगे फैला सकती है और यहाँ गंगा जमुना तहजीब जो है तथाकथित उसको बहुत नुकसान पहुँचा रही है, जहरीली है समाज के लिए। तो बलराम जाखड़ जी ने मेरे को डीजीपी को आदेश दिया कि चित्रकार को गिरफ्तार किया जाए। तो हम प्रस्तुत थे, हमने कोई जघन्य अपराध नहीं किया था, निंदनीय कार्य नहीं किया था, जो सच्चाई थी उसे दिखाया। जी जी जी। तो शाम लहेज थाने पे तात्कालिक सीएसपी थे जी, उन्होंने मुझे कॉल किया, बुलाया और मुझसे अपना प्रश्न किया। जी। मैंने उनको बताया कि जो भी घटनाएं हैं वो सब मैंने यथार्थ रूप में प्रस्तुत की है, एक भी काल्पनिक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बामियान की, अफगानिस्तान के बामियान शहर में गौतम बुद्ध की पुरातत्व महत्व की विशालतम प्रतिमाएं थी जो जिसका बम से उड़ाई पुरातत्व गई। महत्व तोप और से जो उड़ाई गई। सारे संसार को निर्मल जी प्रेम और करुणा का संदेश देती थी, जी जी। उसको इन्होंने ध्वस्त किया। उसको यदि दर्शाना, विवाद करना है या आतंक करना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया, उसको मैंने चित्रित किया है। अक्षरधाम मंदिर में जो हुआ उसको मैंने चित्रित किया है। और गोधरा की जो ट्रेन जलाई गई उस ट्रेन को मैंने चित्रित किया, जो सच है, जिस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। समाज की घटनाओं को आपने केवल चित्रित किया यथारूप में। जी हाँ, यह है कि अपना कहने का भाव अलग हो सकता है। ठीक बात है। तो इन सब के चलते वो प्रदर्शनी अंत में समापन हुई जी। वो 15 दिन तक विवाद होता रहा। ऐसा कोई पूरे भारत का समाचार पत्र पत्रिका या टीवी चैनल नहीं रहे जिसने उसको प्रमुखता से नहीं दिखाया, और न जाने कितने ने मेरे इंटरव्यू वगैरह सब लेके, लेकिन मैंने अपनी बात स्पष्ट की। तो उन्होंने कहा, एक बड़े मजेदार बात बोला, हाँ जी, हाँ जी। कि अच्छा आपने ठीक है आतंकवाद तो बताया, हाँ, लेकिन इनको टोपी और दाढ़ी वाला क्यों दिखाया? ठीक बात है। गोल टोपी और दाढ़ी वाला क्यों दिखाया? मैंने कहा कि आप आंख बंद करिए और सोचिए कि आतंकवादी कौन है। तो आतंकवादी का चेहरा यही नजर आता है, कोई तिलकधारी आतंकवादी नहीं नजर आता है। तो इस प्रकार से फिर इसी बीच में 2011 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक अधिनियम बनाया, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 जी। वो इतना घातक अधिनियम बनाया कि यदि वो लागू हो जाता जी तो हम लोगों की स्थिति
पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से भी बदतर हो जाती। ये कांग्रेस का चरित्र है। उस पूरे चरित्र को मैंने इस छोटी सी पुस्तक में द सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम में प्रदर्शित किया। जी। पहले ये इस रूप में नहीं थी, ये 1/8 की साइज में थी। अच्छा। तो जिसको दे दे वो घर पर रख लेता है, लेकिन जन जन तक नहीं पहुंचती और इसकी जी। पूरे भारत में बहुत डिमांड हुई। तो फिर इसको पॉकेट साइज में बनाया ताकि लोग घर पे बहुत सुंदर, इसको आप रखें। देख सकते हैं इसे। सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 जो संसद में पेश होना था और नहीं हो पाया, उसको आपने कार्टून और अपने शब्दों के माध्यम से ये पूरी पुस्तक निकाली, जिसके कारण भी ये विवाद में रहे और उनको बहुत इनके खिलाफ इनको गिरफ्तारी तक के आपको हमने सुना था कि इसके बारे में वो कहा गया। और ये देखिए, जब आप सचमुच में एक विरोध करते हैं, वो नियम आज तक भी लागू नहीं हो पाया है और उसके पास वैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। अब तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे आपने बताया कि इसके माध्यम से हिंदुओं की वो स्थिति भारत में हो जानी थी जो आज हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में है। तो एक चित्रकार, एक कलाकार के अंदर कितनी पावर है, वो एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटे से कुछ कार्टून और शब्दों के द्वारा अपनी बात को करोड़ों करोड़ जनों तक पहुंचा सकते हैं। ये आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। इतना अच्छा आपने कार्य किया। और इसके बाद और क्या आपको इसके कष्ट उठाने पड़े? हाँ, इसी के साथ में एक पुस्तक की और चर्चा करना चाहूँगा। लव जिहाद हमारे देश में काफ़ी वर्षों से चल रहा है। इसकी चर्चा अब हुई, कानून अब बनाए हैं बहुत सी सरकारों ने। जी। तो 2011 के आसपास ही मैंने एक ये दूसरी पुस्तक लिखी जी, लव जिहाद की। तो ये पुस्तक भी काफ़ी चली, इसकी PDF सारे देश विदेश में गई है जी, और अभी भी इसकी काफ़ी मांग है। जी। तो इन दोनों पुस्तकों को लेकर जब कांग्रेस का शासन आया, जी, तो उस समय चुनाव हो रहे थे, आचार संहिता लगी थी। जी। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर एक कंप्लेन की और निंदाजनक शब्दों का प्रयोग किया और उसके आधार पे यहाँ के जो पुलिस थाना है उसने मेरे ऊपर 153A की धारा लगाई। जी। ये नॉन बेलेबल है और एक राष्ट्रद्रोह की धारा के अंतर्गत आता है। जी। 15 दिन तक मैं भारत रक्षा मंच के कार्यालय में रहा अज्ञातवास में। जी। और इसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से मैं उनका आभारी रहूँगा। मेरी यहीं से सेशन से एंटीसिपेटरी बेल हो गई, अग्रिम जमानत। तो वे अभी जमानत में, अभी भी वो केस चल रहा है। अभी भी केस है वो। देखिए जी, ये कितना दुर्भाग्य है हमारे न्याय व्यवस्था का, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी 1850, 60, 70 में जो कानून बनाए गए थे, वही कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं। हमें ज़रूरत है उन कानूनों को बदला जाए, तभी हम देश की व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे, वरना ये आने वाले समय में और घातक होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक कलाकारों की संस्था बनाई हमने जी। आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ MP। अच्छा। 2008 में उसकी स्थापना की और सर्वप्रथम हमारे जो आदर्श हैं और जिन्होंने विदेश में जाके ऑयल पेंटिंग की और भारतवर्ष में लाए, उनकी देन को हम कभी नहीं भुला सकते। ऐसे आदरणीय श्री राजा रवि वर्मा जी, उनके नाम से हमने पेंटिंग प्रदर्शनी चालू की, राजा रवि वर्मा आदरांजलि चित्र समूह प्रदर्शनी। अरे वाह। और भारत भवन में इसका आयोजन हुआ। तो प्रतिवर्ष ये आयोजित होती रही। धीरे धीरे भास्कर समूह हमसे मिला, उनके माध्यम से वो 3 बार हमारे 100cc के विज्ञापन देते थे। तो पूरे भारतवर्ष में आर्टिस्ट गिल्ड का नाम हुआ और देश के कोने कोने से जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से हमारे पास में पेंटिंग आती और भारत भवन में भव्य उसका प्रतिवर्ष आयोजित होने लगा है। बहुत बढ़िया। लेकिन कोरोना काल के पश्चात चूंकि सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, तो तभी से वो बंद है। अब हम उसे पुनः प्रारंभ करना चाहते हैं और सभी कलाकारों से मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार हमें अपना सहयोग प्रदान करें। और राजा रवि वर्मा हमारे पितृपुरुष हैं, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए।
तो उनकी जयंती हम फिर जोर शोर से मनाएंगे। बहुत बढ़िया। आपके माध्यम से मैं मीडिया को ये संदेश देना मैं चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। मैं इसमें एक और बात पूछना चाहता हूं। अभी जो हमारे विद्यालय हैं चित्रकला के, जितने भी आर्ट कॉलेज हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग की बजाय एब्स्ट्रैक्ट और मॉडर्न पेंटिंग का जैसे एक बुखार सा चढ़ गया है कि सोचते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और नॉन रियलिस्टिक जो पेंटिंग बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छी होती है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जो रियलिस्टिक पेंटिंग है उसके सामने तो हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तो क्या है वो समझ में नहीं आता। मैं लगातार, आप 2 मिनट भी हम देखें तो सिर दर्द हो जाता है उस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को। आपके क्या विचार हैं इसमें? मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। एक फ्रॉड चल रहा है देश में जी। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नाम पे। जी यदि किसी भी कला को आपको सीखना है तो आपको पहले उसकी अ आ इ ई से प्रारंभ करना पड़ेगा, 12 खड़ी से। जी और जब आप पूरे शास्त्र के ज्ञाता हो जाएं, जी फिर आप में ऐसी पावर आ जाए कि आप कलर किसी भी रूप में बनाएं, तो वो अपना एक भाव लिए वो होगा। ठीक बात है। जैसे गुलाब के फूल का सौंदर्य है, उसमें सुगंध भी है। यदि आपने इतने शास्त्रीय ढंग से पेंटिंग का अध्ययन किया है या साधना की है, तो जब आप वो फूल बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें वो रूप भी दिख रहा है जी और इसमें सुगंध भी आ रही है। जी तो बिना पहली सीढ़ी चढ़े आप 100वीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। तो जी। आजकल ये बहुत शॉर्टकट है। एक तरह से देश में पाखंड भी फैला गया है चित्रकला के नाम से। एक बहुत बड़ा सेंटेंस कहा जाता है कि कला कला के लिए होती है। हम्म। तो भाई मेरा उनसे एक ही प्रश्न है कि कला कला के लिए कैसे होगी? जब तक कला समाज से नहीं जुड़ी हुई है तब तक उस कला का कोई महत्व नहीं है। रोटी खाने के लिए होती जी। है। आप और हम सोफे पे बैठे जी। हैं, सोफा सोफे के लिए नहीं जी। है, सोफा बैठने के लिए है। जी ठीक बात है। तो इसी प्रकार से कला कला के लिए ये। और बहुत अच्छा, हमारे तो वैदिक ग्रंथों में एक से एक संदेश भरे पड़े हैं। जी यदि हम उनका थोड़ा सा भी एक शब्द या अक्षर समझ लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। जी। जो कलाकृति जितनी सत्य होगी, जितनी सुंदर कल्याणकारी होगी, वह सुंदर होगी। ये कला के मापदंड हैं। क्या बात। इन पे खरी उतरना चाहिए। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं। आजकल बहुत जोरदार काम चल रहा है। कलर के माध्यम से लोग कोई बाल्टी भर के फेंक रहे हैं। हाँ अरे जी। कुछ ना कुछ तो बनेगा। हमें श्री विष्णु जी उज्जैन वाले, क्या नाम है उनको? नहीं। अरे जिनने भीमबेटका की खोज की, हाँ हाँ हाँ। नाम क्या बोलते हैं? श्रीधर विष्णु जी वाकणकर। एक मिनट, अब बोलिए। हाँ। जिनका नाम है, बहुत आदर के साथ लेता हूँ, श्री विष्णु जी वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका की अद्भुत खोज करके सारे संसार के समक्ष भारत के प्राचीन वैभव को प्रदर्शित किया। जी। हम छोटे छोटे उज्जैन में उनके यहाँ सीखने जाते थे कलाघर में। अच्छा जी। तो वो सब ध्यान रखते थे। तो हम बहुत बढ़िया सुंदर चित्र बना के ले जाते थे, एकदम मेहनत करके, हाँ। लाइन वाइन खींच के। और ये, और वो देखते तो वो कहते कि इसमें तुम्हारी क्या विशेषता? रंग अपने आप में सौंदर्य लिए हुए है। हर रंग का अपना एक निजी सौंदर्य है। जी, जी। और उन्होंने एक रंग की शीशी ऐसे करके शीट पे डाल दी तो अद्भुत आकृति बन गई। हाँ। ऐसा ये जो नकलची लोग करना चाहते हैं आज, हाँ जी। एब्स्ट्रैक्ट के नाम जी। पे, ये नहीं कर पाएंगे। इनको आदरणीय वाकणकर जैसी कला साधना करना पड़ेगी, तब इनको वो तब सिद्धि इनको। प्राप्त होगी। मेरा ये कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम उनके यहाँ जब सीखने जाते थे तो रबर भी ले जाते थे, स्वाभाविक। तो वो ऐसे देखते रहते थे और रबर छीन लेते थे हमसे अच्छा। कि रबर से जितनी देर साफ करके आप कागज खराब करेंगे, उससे बेटर तो ये है कि आप दूसरी लाइन ड्रा कर लो। क्या बात है। तो आपके हाथ में वो पावर आ जाएगा। तो हमारे उस समय के विद्यार्थी वगैरह हम इतना सीख गए थे कि जैसे आप बैठे हैं निर्मल जी, आपका स्केच 2 मिनट में तैयार हो जाता था। क्या बात है। तो ये उनका सिखाने का ढंग, बहुत बढ़िया। कैसे सिखाया जाए। तो क्योंकि पहले आकृति बनाना तो सीखो। और ये जो अमूर्त की बात करते हैं, इस जी। पे थोड़ा विषय लंबा हो गया अपना।
कुछ भी आप अमूर्त, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जी। जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अमूर्त वो, अब आपने कागज पे कुछ भी बना दिया और उसको आप अमूर्त कहते हैं, तो भाई वो कुछ न कुछ तो आकृति बनी है, चाहे बिल्कुल मेरी ठीक। समझ में नहीं आ रही हो, बिल्कुल ठीक बात है। है ना। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया बात करते हैं अपन, उसके बारे में सोचो देखें, तो वो कहते हैं कि भाई पेंटिंग बनाने में हमको 2 महीने लगे, आप 2 मिनट तो देखो फिर पूछो कि ये क्या है। तो क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए कोयल कूकी, कोयल ने कूक दी, अब उसने क्या बोला, इसका यदि आप आनंद इसमें यदि खो जाएंगे तो आप उस चित्र का आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक बात है। उसको ध्यान से देखो, उससे संवाद करो। इवन एक पत्थर जो प्रकृति में पड़ा है अंदर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकृति है, आकृति लिए हुए हैं। और आप उसको ध्यान से देखो, कुछ समय बाद वो आपसे संवाद करने लग जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो इस तरह से निर्मल जी हाँ हाँ, आनंद चल रहा है, जी जी। और इसी के माध्यम से सक्रियता भी है, हाँ। हमें ऊर्जा भी मिल रही है। अभी 71 मेरी आयु हो चुकी है। क्या बात है जी। लेकिन आप शतायु हो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी। सबकी शुभकामनाएं ही काम करती है। जी, जी। और ये जो कला है, लोगों से मिलना, ये हमें ऊर्जा देता है। कितनी रोचक बातचीत हमारी चल रही है आपस में कैलाश तिवारी जी के साथ। तिवारी जी, आपने बच्चों के साथ जो एक अभियान और आरंभ किया है, मस्ती की पाठशाला, उसके बारे में बताइए। ज़्यादातर जिस परिवेश में हम पले बड़े महितपुर में, तो प्रारंभ से ही कुछ ऐसा है कि जो हमारे अभावग्रस्त भाई बहन हैं, जी, उनके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। ठीक बात है। तो मैं बस्ती में जाता रहता हूँ और उनको मस्ती की पाठशाला में कभी चित्रकला सिखाना, तो कभी उनको नाचते हुए पहाड़े कैसे याद करवाना, जी, ये सब करवाते हैं। और इन सब के साथ में उनकी पढ़ाई भी करवाते हैं। और जब होली रंग पंचमी आती है, जी। तो उनके बीच में रंग पंचमी वगैरह भी बहुत उल्लास से मनाई जाती है, जो अपने आप में अनूठी रहती है। जी। कभी मैं आपको उनके चित्र भेजूंगा। नहीं, हम उनके, आप चित्र दीजिए, हम चित्र भी सबको दिखाएंगे। बच्चों के साथ किस प्रकार से रंग पंचमी को खेलना, और उसके बाद में आप चित्रकार के साथ साथ फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे हैं, उन मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। वैसे तो प्रत्येक चित्रकार एक अच्छा छायाकार भी होता है, फोटोग्राफर भी होता है। जो भी अच्छा दृश्य पृथ्वी पर दिखता है उसको कैप्चर कर लिया और बात को उसको घड़ लिया। अच्छे चित्रकार तो उसको मस्तिष्क में ही बसा लेते हैं। जैसे मैं स्वयं फोटोग्राफर हूँ, और मेरी इच्छा ये रहती है कि मेरी प्रत्येक फोटोग्राफ एक पेंटिंग की तरह से नजर आए। क्या बात है। वो चाहे मैं पोर्ट्रेट खींचूं, नेचर खींचूं, कुछ भी खींचूं, उस सिंगल फ्रेम में जिस व्यक्ति का चित्र खींच रहा हूं उस पर्सनालिटी को आना चाहिए। क्या बात है। और ये मेरी साधना समझ लीजिए। सनसेट देख के मुझे बहुत सुंदर लगता था, और मैंने सबसे पहले सनसेट शूट किए, और मैं सूर्य को ही अपना गुरु मानता हूँ। उस प्रकार से मेरा कोई गुरु नहीं रहा इस विधा में। तो आज भी मैं भी 60 वर्ष का हो चुका हूँ, मैं निरंतर फोटोग्राफ खींच रहा हूँ। एवरेज में रोज के 100-200 फोटोग्राफ तो कम से कम खींच लेता हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात कही आपने। आपने जो सूर्य देव का कहा है जी, तो वास्तव में सूर्य के माध्यम तो से ही सारी ये सृष्टि को हम देख रहे हैं, सृष्टि को हम देख पा रहे हैं, और सूर्य के कलर में ही समस्त कलर सभी विद्यमान है। विद्यमान है। तो इस प्रकार से तो मैं आपके प्रयास और जो आप काम कर रहे हैं, वो जिस उत्साह और लगन से कर रहे जी। हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके जी, जी। प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कार्य में निरंतर हाँ जी। हिमालय की ऊंचाइयों को प्राप्त अरे हो। वाह, ऐसा बहुत मेरा बहुत धन्यवाद जी। ईश्वर अब से आगे प्रार्थना की है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? हाँ, भविष्य में अभी मैं एक बार ये लव जिहाद, चूँकि बहुत 10 साल पहले हैं, तब तक पानी बहुत चुका है, जी। और अभी भी कानून बनने के बाद भी देश में स्थिति बहुत विभत्स है। तो इस पुस्तक को मैं एक बार फिर से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है जी। और सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम के साथ में एक लोकतंत्र के लुच्चे, लोकतंत्र के लुच्चे, हाँ, इस वाह। नाम से एक पुस्तक की रचना पूरी कल्पना हो चुकी है। अच्छा जी। और वो लेखन मेरा गतिशील है। क्या बात है जी। जय। ये है क्रांतिकारी लेखक, चित्रकार, कार्टूनिस्ट। सच में जो एक विचार मन में आया और उसको किस प्रकार से सभी तक पहुंचाना,
सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, किताबें तो लाखों लोग लिखते हैं लेकिन वो उस तरह से पढ़ी भी नहीं जाती। आप एक छोटे से माध्यम से, एक छोटा सा कार्टून, इतनी सी आप देखिए पुस्तक जिसने सरकारों तक को हिला दिया। ये ताकत है कलम की, ये ताकत है ब्रश की, ये ताकत है उन शब्दों की। हमें सही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हम पूरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आप इन जैसे महान विभूतियों से ही सीख सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, अभी चूंकि हमारे देश में अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, चल रहा है जी, अभी चल मना रहे हैं, अभी भी मना रहे हैं, बहुत एक अच्छी वर्ष बात और है। मनाएंगे। मनाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सड़क सुरक्षा के, यातायात के नियम अभी तक नहीं सीखे। 75 वर्ष बहुत होते हैं सीखने के लिए, जी जी, लेकिन हम अभी तक नहीं सीखे हैं ये, या हमने कसम खा ली कि हम नहीं सुधरेंगे। तो उस पर मैं एक प्रदर्शनी बना रहा हूँ, और वो इसलिए भी मन को झकझोर देती है कि आजकल अधिकांश घरों में एक ही लाल होता है, एक दीपक होता है, और दुर्घटना में वो भी अस्त हो जाता है। तो उनके पिता की, माता पिता की जो लंबी जिंदगी है वो पूरी अंधकारमय हो जाती है जी। तो उनकी वेदना को ध्यान में रखते हुए एक यातायात सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शनी बना रहा हूँ, बहुत सुंदर। और वो प्रदर्शनी बहुत जल्दी आ जाएगी आपके सामने। और एक बात, मेरे पास मारुति 800 कार है जी, उसको मैंने उड़न खटोला नाम दिया था, क्या बात है। और उस पे ऐसे ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं। स्लोगन लिखे थे कि लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी को नहीं देखते, लेकिन अपनी जब गाड़ी निकलती तो अच्छा। लोग उसको ध्यान से देखते थे, और कई उसके साथ में सेल्फी लेते थे। क्या बात है। उसके भी फोटो मैं आपको भेजूंगा। नहीं, अभी गाड़ी है ना। नहीं, अभी तो फिर क्या हुआ कि उसको बदलने के लिए दूसरा कर दिया था। अच्छा, मैं फोटो भेज दूंगा। आप फोटो भेजिए, अगर है तो हम गाड़ी पर चल के भी उसके ऊपर बात कर सकते नहीं, हैं। अभी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आपकी ये प्रदर्शनी हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन करें, क्योंकि वो इसके ऊपर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है। बिल्कुल सही। हार्ट अटैक से भी ज़्यादा, किडनी डैमेज से भी ज़्यादा, उतनी बीमारियों से लोग नहीं मरते जितनी सड़क दुर्घटना से लोग मरते हैं। और उसका कारण यही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, ना गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग है, ना सड़क पर चलने की किसी को ध्यान है। हम अभी सिंगापुर गए थे, वहाँ 2 गाड़ियों के बीच में 10 फुट का अंतर से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कहीं पुलिस वाला नहीं सड़क पे मिलेगा आपको, सबको मालूम है, कहीं हॉर्न नहीं बजेगा। अगर कोई पैदल चलने वाला आ गया लाल चौराहे के ऊपर, बुजुर्ग आ गया, तो सारी गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं। यहाँ तो देखते ही नहीं है कि आपकी लाल बत्ती है या हरी बत्ती है, किस पे जाना है और किस पे नहीं जाना। इतनी अमानवीयता हो गई है जी। कि कुचल के निकल जाएंगे, देखेंगे कि नहीं वो जिसको टक्कर मारी उसका क्या उसका हुआ। क्या हुआ। तो जैसा कि आपने बताया, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो इसके कारण होती है। एक साल में 4.5 लाख एक्सीडेंट भारतवर्ष में होते हैं, बिल्कुल सड़क ठीक है। दुर्घटनाओं जी के। जी जी, और उसमें 1.5 लाख लोग काल कलवित हो जाते हैं। तो उन सबको वास्तव में जागरूकता करने की जरूरत है। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया, जी, जी। तो आज देश चारों तरफ से स्वच्छ दिखता है, जी। हम आभास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम उस प्रदर्शनी को बहुत रोचक ढंग से बन रही है, बहुत बढ़िया जी। आपकी शुभकामनाओं से। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि आदरणीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से उसका उद्घाटन हो, जी। तो उसके सूत्रधार आप होंगे। मैं बिल्कुल रहूँगा। और मैं इससे बात, नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा एक शुरुआत की थी कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुले। हाँ, उस पे किसी ने चेन्नई हाई कोर्ट पे रिट दायर कर दी उसके खिलाफ। भारत में 200 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलने थे, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ लाइसेंस तो घर बैठे हुए आ जाता है। घर बैठे जब तक आप प्रॉपर 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं लेके गाड़ी, उसमें एक्सीडेंट दर इतनी कम होनी थी। हाँ। इतना अच्छा प्रयास था, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अभी तक आरंभ नहीं हुआ, 8 वर्ष हो गए उसको आए हुए, जिसमें सरकार 1 करोड़ की सब्सिडी भी दे रही है। और उसके बाद ड्राइविंग सीखने वालों के लिए सरकार पैसा देगी उस ड्राइविंग स्कूल को चलाने वालों के लिए। उसके बाद ये स्थिति इतनी खराब है, सोचिए आप।
अब बताइए, श्री नितिन गडकरी जी देश की एक शक्ति है, जी संविधान प्रदत्त उनके पास में शक्ति है, जी उनको भी इतनी अड़चने आती है। ऐसा ये देश का कानून किस काम का, इसे बदलना चाहिए। आपने इसको- बीच में कहा था कि ये जी। अंग्रेजों के जमाना का कानून है। बिल्कुल है। अरे अंग्रेज तो भाग गए, काले अंग्रेज बैठे हुए हैं, उनको हटाओ। हमारे जीवन की जो शैली है, जो पद्धति है, जी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रायः अपने भाषणों में, उद्बोधन में बोलते हैं, जी गीता जी के दूसरे अध्याय की 3 शब्द हैं, जी योगः कर्मसु कौशलम। कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, जी वो अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट करने का प्रयास करे क्या और बात है। उसमें निरंतर सुधार करे। जी तो योगः कर्मसु कौशलम, वही आपका योग हो जाएगा। योग क्षेम वहाम्यहम, उसी में समाहित है। क्या बात है। आप जितना अपने कार्य को अच्छे से अच्छा और सर्वश्रेष्ठ करेंगे, वो ईश्वरीय कार्य बन जाता वो है। ईश्वरीय कार्य होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो बहुत अच्छा लगा आज। तो अभी आपने श्री कैलाश तिवारी जी को सुना, इनके अनुभव लिए, सच में कितने रोचक हैं। आप मेरा चैनल निर्मल रतनलाल वैद को बराबर देख रहे हैं, आपका स्नेह मिल रहा है। आपके पास कोई प्रश्न हो, हम नियमित रूप से कैलाश तिवारी जी से बात करते रहेंगे। और आज इनसे मैंने अनुरोध भी किया है कि आप अपना एक चैनल बनाइए, यूट्यूब चैनल, जिससे आप अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। और आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया है, तो हम जल्द ही कैलाश तिवारी जी का एक यूट्यूब चैनल भी देखेंगे। और आप जुड़े रहें, अपने प्रश्न भेजते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, बहुत बहुत निर्मल आनंद जी। आ गया। आज आपसे मिलके मन प्रसन्न हुआ, और इसके लिए मैं ग्वालियर के श्री रमेश जी गुप्ता को धन्यवाद बस। दूंगा हृदय से, कि उन्होंने आप और हमको मिलाया बिल्कुल जी। और हमारे आनंद में वृद्धि की। मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है जी। और मैं पुनः शुभकामना करता जी, हूँ। जी। आपका बहुत जीवन यशस्वी हो, आप शतायु हो, परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन्न वाह रहें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं। जी। आप सभी को भी मेरी ओर से अनंत कोटि शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भारत माता की जय। भारत जय, भारत।